हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश पेपर है फॉर द ईयर 2023। और इस पेपर की सीरीज जो है वो जेड है। आपको पहले ही पता होगा, टाइम जो है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स इसके 80 हैं। तो टोटल अगर बात करेंगे जो क्वेश्चन है वो 17 है और पेजेस 50 रहेंगे इसके। हम सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो चलिए जल्दी से हम इस पेपर में देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन आए थे आपके आज के इस पेपर में और कैसे आपको इनको अटैम्प्ट करना था। पहला है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। यहाँ पे क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला जो हमारा ये पोइम में से एक्सट्रैक्ट है हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर आंसर्स भी देखेंगे, जो क्वेश्चन उनके आंसर्स भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट हो। माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, माई आईज आर हैवी विद स्लीप और इज इट फीवर, द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी, देर इज नो प्लेस टू स्टैंड, द माइंड इज एग्जॉस्टेड, लुक फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ मेड द स्पीकर्स फीट कोल्ड। तो इसका आंसर रहेगा वाटर, क्योंकि वाटर उसके शूज़ में चला गया है, तो वाटर इसका आंसर रहेगा। इसका बाद दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डज हिज माइंड लुक फॉर, तो इसका आंसर रहेगा प्लेस टू रेस्ट। तो वहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्लेस टू रेस्ट उसका, वो कहता है मेरा दिमाग एग्जॉस्ट हो गया है, तो आप प्लेस टू रेस्ट चाहता है वो। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, देयर इज अ राइम स्कीम इन द पोएम, नहीं वहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं, ये फॉल्स है। इसके बाद चौथा है, द फीट ऑफ द पोइट आर वेट विथ वाटर डाइजेस्ट थ्रू हिज शूज़। तो यहाँ पे सीपिंग दिखाया गया है, वो अंदर आ रहा था सीपिंग। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, शो वन इमेज। इमेज आपको पता है लिटरेरी डिवाइस है क्रिएटेड बाय पोइट इन द अबव लाइन्स। तो ये भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है वाटर सीपिंग थ्रू हिज शूज़, तो ये भी एक इमेज है, हालांकि वहाँ पे और एक इमेज है, ये भी आप लिख सकते थे इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पैसेज हम देख लेते हैं यहाँ पे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuous bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट आपको पता ही होगा नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, हु वर कॉल्ड आउटलॉज इन साउथ अफ्रीका। तो ये कौन थे साउथ अफ्रीका जिनको आउटलॉज कहा गया था। तो आज़ादी के पहले ये थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वहाँ के, तो उनको कहा गया था कि वो आउटलास। कौन कह रहा था उनको, जो वहाँ पे जिनकी वो कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स या वाइट पीपल जो थे उनको आउटलास कहते थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्लेज डिड द न्यू गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका टेक। तो उन्होंने क्या प्लेज उठाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंट्रीज बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिसिएशन, सफरिंग, डाइजेस्ट। तो ये वाला आंसर इसका रह जाएगा। इसके बाद तीसरा है, गिव एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। तो विक्ट्री का एंटोनिम आपको पता है डिफीट ही है यहाँ पे, तो डिफीट लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक रूल इन साउथ अफ्रीका हैज बीन डाइजेस्ट कॉल्ड फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये क्या गया है, इट इज़ विक्ट्री। ये विक्ट्री हुई है किसकी, तो आम लोगों की, इंसाफ की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। इसके बाद हमें यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, अंडर द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड ऑल सिटीजन्स वर इक्वल। तो अपार्थीड आपको पता है उसमें जो वाइट पीपल थे वो काले जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ जुल्म ज्यादती करते, तो इक्वल नहीं थे, तो ये फॉल्स रहेगा यहाँ। थर्ड जो हमारा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पैसेज यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं पैसेज। Crops, plants, and animals created for human consumption using latest molecular biology techniques can generally be termed GM foods or GMO, genetically modified organism. It has been possible to infuse the desired genetic traits such as disease and or pest resistance and cold drought tolerance into important crops to get better yield and nutritional content. Similarly, GM technology is employed on farm animals to improve milk yield and meat quality. Traditionally, the enhancement of desired traits has been undertaken through breeding of plants and animals. The potential benefit arising from the use of GM technology in agriculture is increased for food production, ensuring food security for the abounding millions. यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ रहा है, आप देख सकेंगे यहाँ पे, व्हाट डज जीएमओ स्टैंड फॉर। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा जीएमओ की, यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। वाई जीएम टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड ऑन फार्म एनिमल्स। तो वहाँ पे उनकी यील्ड बढ़ाने के लिए, फार्म एनिमल्स की चाहे यील्ड, चाहे मिल्क की हो, वो चाहे वहाँ पे मीट की हो, तो फार्म एनिमल्स पे इसीलिए तो इंक्रीज द यील्ड, तो इंक्रीज द यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट, ये आपका आंसर रहेगा वहाँ पे। इसके बाद द पोटेंशियल बेनिफिट दैट अराइजेस फ्रॉम द यूज ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज डाइजेस्ट, इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। नंबर 4, जीएम प्लांट्स कैन नॉट रजिस्टर डिजीज कॉज बाई वायरस, फंगा एक्स्ट्रा। तो ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो रजिस्टर कर पाते हैं वायरसेस को, फंगा एक्स्ट्रा को, इसीलिए तो उनको मॉडिफाइड कहा जाता है। इसके बाद फिफ्थ वन है, गिव द सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। एमएफ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ये आप इसका टाइटल रहेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स।
सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जो ग्रामर पोर्शन यहाँ पे आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट एप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन बिलो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे दो सेंटेंस है, हमें मॉडल्स को इंसर्ट करना है। पहला है आई टोल्ड हिम दैट आई डैश डैश कम। तो यहाँ पे आपको पता है चार, तो आई क्या यहाँ पे पास्ट टेंस है, टोल्ड तो वुड यहाँ पे आएगा। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड, यहाँ पे आप वुड इंसर्ट करेंगे। और दूसरा है आई डैश डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कैन का आ सकता है, आई कैन लिफ्ट। इंसर्ट सूटेबल आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। तो पहली जो ब्लैंक है हमारी, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको, ही इज डैश डैश बॉय हु बीट माई सन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्टिकल्स, तो ही इज द बॉय, तो यहाँ पे एक खास लड़की की तरफ इशारा हो रहा है, इसीलिए द बॉय, ही इज द बॉय हु बीट माई सन। इसके बाद दूसरा है आई हैव गॉट डैश डैश आइडिया, आई हैव गॉट एन आइडिया। इसके बाद ये इजी है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू रिलेटिव क्लास। जो हमने मॉडल पेपर में भी देखा था कि हमें रिलेटिव क्लास एक को बनाना है, दो सेंटेंस को मिलाना है और रिलेटिव क्लास बनाना है। पहला वाला है मंजूर वर्क्स फॉर ए कंपनी इट मेक्स शूज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, मंजूर वर्क्स फॉर ए कंपनी विच, इट काटेंगे यहाँ पे, विच मेक्स शूज। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप भी कट होगा यहाँ पे। इसके बाद दूसरा है आई हर्ड सम न्यूज़, द न्यूज़ एस्टोनिश्ड मी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए आई हर्ड सम न्यूज़ विच, न्यूज़ भी काटेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे विच। और कभी कभी आप दैट भी लिख सकते हैं, तो मसला कोई नहीं है, इक्वली अप्रोप्रिएट दोनों है। आई हर्ड सम न्यूज़ विच एस्टोनिश्ड मी, कोई लिख सकता है आई हर्ड सम न्यूज़ दैट एस्टोनिश्ड मी, तो दोनों यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेंगे। इसके बाद तीसरा है आरिफ इज़ ऑलवेज आइडल। इसके बाद है ही वॉज पनिश्ड, इसका रहेगा आरिफ हु इज़ ऑलवेज आइडल वॉज पनिश्ड। इसके बाद नेक्स्ट काम आपको हु और यहाँ पे डालना होगा, आइडल के इनको कॉमा में रखेंगे, तो यहाँ पे वॉज पनिश्ड फिर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है चेंज द नरेशन। पहला आप देखिए यहाँ पे ईजी आया था नरेशन, शी आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट में दिया गया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आस्क्ड है, क्वेश्चन आपको बनाना है, तो आप लिख सकते था इस, यहाँ पे इसका आंसर रह सकता था शी सेड कामा और फिर इन्वर्ट कामा स्टार्ट आपके रहेंगे, डू यू नो हर, डू यू नो हर, डू यू नो हर। तो इसका फिर इन्वर्ट कामा क्लोज और यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन या आप क्वेश्चन मार्क उसका बोलेंगे। इसके बाद दूसरा है द टीचर सेड द सन इज स्टार। तो ये वाला हिस्सा आपको पता है रिपोर्ट स्पीच, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो हम कह सकते हैं द टीचर सेड, फिर कामा को हटाएंगे दैट, फिर ये कामा भी कट हो जाएंगे जो जिनको आप कोटेशन मार्क्स कहते हो या इन्वर्ट कामास, तो बनेगा द टीचर सेड द सन इज अ स्टार। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये वाला हिस्सा। इसके बाद तीसरा है ही सेड मायरा इज सिंगिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही सेड दैट मायरा वाज सिंगिंग, मायरा वाज सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 8, यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टेंसेस स्पेलिंग एक्स्ट्रा वेयर एवर नेसेसरी टू एडिट द पैसेज। हमें पैसेज को एडिट करना है, ये सारा कुछ टेंसेस आर्टिकल्स वगैरह स्पेलिंग भी चेक करनी होगी हमें। यहाँ से स्टार्ट हमारा हो रहा है, आप देखिए मिसिस बेनेट केम टू नो ऑफ हर न्यू नेबर। अब नीचे है हमारा, यहाँ से हमें 5 यहाँ दिया गया है, 5 हमें गलती निकालनी होगी। मिसिस बेनेट हैव 3 डॉटर्स, देखिए हैव गलत है, यहाँ पे आपको हैज़ लगाना है, थर्ड पर्सन आया है। इसके बाद इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, तो यहाँ हर नहीं है, डॉटर्स की बात है, तो डियर मैरिज आएगा यहाँ पे, डियर मैरिज। इसके बाद अगर हम बात करेंगे शी वॉन्ट टू गेट द मैरिड एज सून, तो वॉन्ट है शी, थर्ड फॉर्म में शी वॉन्ट्स, यहाँ पे आपको पता ही आएगा। इसके बाद एज पॉसिबल, शी कम्स टू नो, शी कम्स टू नोइंग, यहाँ पे नोइंग लिखा है, तो शी कम्स टू नो यहाँ पे आएगा, शी कम्स टू नो। दैट ए रिच यंग मैन नेम्ड मिस्टर बिंगली हैव को पता है गलत है, थर्ड पर्सन है, हैज़ कम इन नेबरहुड। तो ये हमारी 4-5 गलतियाँ, हैज़, दियर, वांट्स, नो, हैज़, तो ये यहाँ पे आपकी एडिट हो गई, तो ये इनका आंसर रहेगा। इसके बाद सेक्शन जो सी है राइटिंग स्किल्स की बात करेंगे। आपका पहला है क्वेश्चन नंबर कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो। डायलॉग आपको पता है कि मैंने पहले कहा था कि अगर आपका आंसर दिया है तो क्वेश्चन आपको वहीं से ढूंढना होगा, या अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया होगा आंसर वहीं पे ढूंढना है। यहाँ पे देखिए बुकसेलर और सोफिया के दरमियान बातचीत हो रही है। बुकसेलर कह रहा है डू यू डैश डैश, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है सोफिया नो आई डू नॉट वांट टू बाय अ बुक, तो यहाँ क्या आएगा डू यू वांट टू बाय एनी बुक्स, टू बाय एनी बुक्स ऐसा हो सकता है, एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन। डू यू वांट टू बाय एनी बुक, ये भी हो सकता है डू यू वांट टू बाय एनी बुक। सोफिया ने कहा नो आई डू नॉट वांट टू बाय अ बुक। चलो देखिए क्या बोल रहा है व्हाट डैश डैश देम, यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या बोल रहा है, तो सोफिया ने जवाब दिया आई वांट ओनली टू चेंज दिस बुक। तो यहाँ पे हो सकता है कि व्हाट यू वांट टू डू विद देम, तो यहाँ पे देखिए व्हाट यू वांट टू डू विद देम आपको फिर इन बुक्स की, क्योंकि इसके हाथ में शायद बुक्स थी, तो वो बोल रहा है फिर आप इनके साथ क्या करना चाहते हो, क्यों लाई आपने मेरे सामने ये बुक्स, क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू विद देम, तो बुक्स की तरफ इशारा हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन है सोफिया कहते हैं आई वांट ओनली टू चेंज दिस बुक, वो भी दिखाती है एक बुक को, तो वो कहते हैं मुझे इसको चेंज करना है। अब बुक सर कह रहा है व्हेन डैश डैश, व्हेन डिड डैश डैश, यहाँ पे सोफिया बोलते हैं डैश डैश यस्टरडे इवनिंग, तो यहाँ पे कल शाम खरीदने की बात है, तो यहाँ पे बुक सर व्हेन डिड यू, यहाँ पे आ सकता है व्हेन डिड यू परचेज इट, व्हेन डिड यू परचेज इट, तो सोफिया कहेगी आई परचेज्ड इट
yesterday evening। तो यहाँ पे आंसर ये क्वेश्चन है। इसके बाद बुक सेलर क्या है, हु डाइजेस्ट टू यू, तो सोफिया के यूर सेल्समैन। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, हु सोल्ड दिस बुक, who sold this book to you, आंसर आएगा your salesman sold this book to me। तो यही यहाँ पर आपका डायलॉग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट ऑन पोल्यूशन एंड इट्स हैजार्ड्स, बीइंग द इंचार्ज ऑफ द स्कूल डिबेटिंग सोसाइटी, राइट ए नोटिस। आपको देखिए नोटिस बनानी है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम एंड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, पुट द नोटिस इन द बॉक्स। जैसे आपको पता है नोटिस के लिए आपको बॉक्स में यहाँ पे बनाना पड़ता है, तो उसका आपको पता ही है। तो पहले जो नाम होता है स्कूल का, ABC वगैरह जो स्कूल होता है वो आप देंगे। इसके बाद नोटिस आपको लिखना है, नोटिस जो आपने पहले सीखा होगा। उसके बाद आपको टॉपिक के थोड़ा बारे में, टाइटल के बारे में, तो वो यहाँ पे रहेगा पोल्यूशन एंड हैजार्ड्स, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद थोड़ी बॉडी आपको लिखनी है, यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हैं, नंबर और डेट राइट साइड, जो आपने पहले सीखा होगा नोटिस कैसे बनानी होती है। इसके बाद बॉडी में आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे आपको लिखा है कि ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट ऑन पोल्यूशन एंड इट्स हैजार्ड्स ऑन, आपको ये देख सकते हैं, ऑन नेक्स्ट मंडे डेटेड, कुछ भी देख सकते हैं, डैश वो डेट देख सकते हैं। फिर आपको लिखना था ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड टू रजिस्टर देयर नेम्स विद, किसी का नाम देख सकते हैं स्टूडेंट का या किसी टीचर का नाम देख सकते हैं। तो डेट भी टिल आप देख सकते हैं, टिल नेक्स्ट फ्राइडे, या डेट जो आने वाला होगा वो आप लिख सकते हैं। तो ये बॉडी रहेगी, तो नीचे आप यहाँ आपका नाम रहेगा, क्योंकि आप यहाँ दिखाया गया है कि आप क्या है वहाँ इंचार्ज हैं, तो वो आपका यहाँ पे साइन रहेगा, ये काफ़ी रहेगा इसके लिए। तो ये आपकी नोटिस बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 11, मिस्टर M.A. खान प्रिंसिपल क्रीसन पब्लिक स्कूल आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू ड्राफ्ट ए मैसेज फॉर वाइस प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर्स ऑफ क्लास X यानी 10th 11th एंड 12th टू अटेंड ए मीटिंग टू डिस्कस द प्लानिंग फॉर 2-day एक्सकर्शन टू पहलगाम ड्यूरिंग समर वैकेशन, ड्राफ्ट द मैसेज। तो आप एक असिस्टेंट है प्रिंसिपल का, आपको कहा गया है कि आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करनी। जैसे आपको पहले ही पता है कि आप उसको भी बॉक्स में रख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए वहीं से कह रहा है कि आपको किसको बुलाना है, वाइस प्रिंसिपल को और क्लास टीचर्स किसके, इन क्लासों के, और उनको क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उनको मीटिंग रखी गई है किसके लिए, डिस्कस द प्लानिंग ऑफ 2-day एक्सकर्शन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, यहाँ आप लिखेंगे मैसेज में द प्रिंसिपल इज गोइंग टू कन्वीन ए मीटिंग रिगार्डिंग 2-day एक्सकर्शन टू पहलगाम ड्यूरिंग समर वैकेशन। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, ऑल द वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल द क्लास टीचर्स ऑफ क्लासेस X, X1 यानी 10th 11th एंड 12th आर आस्क्ड टू और इंटीमेटेड टू अटेंड द सेड मीटिंग। तो नीचे किसका नाम होगा, प्रिंसिपल। तो ये आपकी मैसेज बन जाएगी यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप देखिए यहाँ पे, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको सिर्फ एक ही करना है। हम देखेंगे क्या है क्वेश्चन 2 में से। तो पहला क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन का पार्ट 1, यू आर अफजल द लाइब्रेरियन ऑफ ABC पब्लिक स्कूल श्रीनगर, राइट ए लेटर टू द यूनिक बुक्स पे कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ बुक्स सप्लाइड टू यूर लाइब्रेरी। आपको पता है एक लेटर लिखनी है, जैसे आपको पता है लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, तो आपको एक कंपनी को जो उसमें मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, जो भी वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं सेल्स मैनेजर जो होगा वहाँ पे। इसके बाद नाम दिया गया है वहाँ पे यूनिक, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद द यूनिक बुक्स कंपनी न्यू दिल्ली, और सब्जेक्ट रहेगा उसका, सब्जेक्ट क्या रहेगा इस लेटर का, पुअर क्वालिटी ऑफ बुक्स, पुअर क्वालिटी ऑफ बुक्स के बाद आप सर लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसके बाद डिटेल में लिखेंगे सर के बाद लिखेंगे आप यही इसको इन्फॉर्म करेंगे कि जो आपने बुक्स हमें भेजी हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। चाहे उसमें आप बात कर सकते हैं जो पेपर यूज़ हुआ है तो वो भी बिल्कुल चीप किस्म का है, सस्ता है। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, पिक्चर्स वगैरह जो है, तो उनकी क्वालिटी भी बहुत ही ख़राब है। और कुल मिलाकर बात करेंगे तो ये जो बुक्स आपने भेजी हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर है। वो वहाँ पर आप चीप क्वालिटी कहेंगे, पुअर क्वालिटी उसको कहेंगे। तो नीचे ये सारा लिख के आप नीचे अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो जिस स्कूल से आप है, तो अफजल आप लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे लाइब्रेरियन ऑफ ABC स्कूल, अपने स्कूल का नाम। तो ये आपकी लेटर होगी। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा रब कर लेते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो दूसरा पार्ट है, अगर यहाँ पे दिखाया गया है हमें, देखिए राइट ए लेटर टू योर फादर इन्वाइटिंग हिम ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। तो आपको पता है ये पर्सनल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है, आपको अपने फादर को लिखनी है। जैसे कि आपने पहले ही सीखा होगा, आपको लिखना है डियर पापा, डियर फादर, जो भी आप लिखेंगे, डियर डैड, जो भी। इसके बाद आप फॉर्मली कहीं कुछ भी नहीं लिखना है, इनफॉर्मली पर्सनल जैसे लिखेंगे आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इन गुड हेल्थ। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसको डिटेल में लिखना है कि हमारे स्कूल में वो स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल डे फंक्शन, सो इन दिस रिगार्ड आई इन्वाइट यू टू बी पार्ट ऑफ दिस वेरी ग्रैंड ceremony, this annual day function. I will be very excited and feel happy to see you in this very function। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा कम जो आपने अपने वर्ड्स होंगे। तो उसके बाद आपको पता है अपना नाम यहाँ पे,
योर लास्ट में यू आर लविंग सन, फिर अपना नाम आप लिख सकते हैं। तो ये एक पर्सनल लेटर रहेगी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है, डू एनी वन, हमें एक करना है पे ऑफ द फॉलोइंग 80 to 100 वर्ड्स में इसका आंसर रहना चाहिए। पहला वाला है यूजिंग द आइडियाज गिवन बिलो राइट ए पैराग्राफ ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पहले मैं कह चुका हूँ जब मैं मॉडल पेपर आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपको राइटिंग स्किल्स अपनी होन करनी है, उनको बढ़ाना है, अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, तब जाके ये जो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ आप कर सकेंगे। इसमें ज़्यादा ना तो याद करने की कोई गुंजाइश है और ना ही आप कहेंगे कि वहीं हमें चल के आएगा। इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स अगर डेवलप होंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख पाएंगे ये क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए बहुत सा ठीक यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल था आपके लिए। तो आपको 80 to 100 वर्ड्स यहाँ पे इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लाइफ क्योंकि कितना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन की बात हुई, बेसिस ऑफ होल यूनिवर्स इन नेचर इन गवर्न बाय सम लॉज फॉर हार्मनी। इसके बाद वाई नीडेड, उस पर भी थोड़े पॉइंट्स दिए गए थे ऑफ एन इंडिविजुअल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी कुछ मटेरियल था आपके लिए, इसमें आप बढ़ा सकते थे। इसके अलावा आप लिख सकते थे कि ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जिसमें डिसिप्लिन हो। आप बहुत से जो कामयाब शख्सियतें हैं उनका हवाला दे सकते हैं, अगर उनकी आपने पढ़ी होगी ऑटोबायोग्राफी या आर्टिकल्स में पढ़ा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि आपकी राइटिंग स्किल अगर इंप्रूव हुई है, डेवलप हुई है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाए होंगे और आपके मार्क्स आने में कोई भी वहाँ पे शक शुबा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इसमें भी अगर आपको ये नहीं और ये पार्ट था क्योंकि दो में से एक करना था। आरिफ हैज़ टू टेक पार्ट इन स्पीच कंपटीशन ऑन द टॉपिक स्टॉप क्राउडिंग पहलगाम। तो ये वाला टॉपिक रहता है हमारा यूजिंग हिंट्स गिवन बिलो राइट स्पीच। तो आपको एक स्पीच लिखनी थी, इसमें भी हिंट्स काफ़ी कुछ दिए गए हैं। तो क्या दी गई यहाँ पे देखिए, डिटोरेशन इन सिविक एमिनिटीज, पोल्यूशन लेवल इंक्रीजिंग एवरीवेयर, ओवर क्राउडिंग स्ट्रीट्स, बसेस, मार्केट्स, सजेस्ट सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको एक स्पीच लिखनी थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, दिया गया हुआ है। और वही बात मैं कहूँगा कि अगर आपने राइटिंग स्किल डेवलप की हुई होंगी पहले से तो ये क्वेश्चन भी इजी। डी की तरफ चलेंगे। लिटरेचर की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, रीड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द पोएम केयरफुली एंड डू एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 20 to 30 वर्ड्स। 3 आपको करने हैं। यहाँ पे है, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, हाउ लॉन्ग शैल आई डेवल इन इग्नोरेंस, पोर मी द नेक्टर ऑफ द नॉलेज, लेंड ईयर टू माई वेलिंग्स एंड प्लीज क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स। आपको पहले दिया गया आइडेंटिफाई द मेटाफोर्स इन द यूज्ड इन एबोला, लीड मी टू द वे, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, वे ऑफ ट्रूथ यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्टर ऑफ नॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो मेटाफोर्स में दिए गए हैं ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है इसका, नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस इज डल विंटरिंग हार्ट, वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास मूव थ्रू एंड आउटर डार्कनेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए है, वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, एक्सप्लेन ब्रीफली। इसको थोड़ा एक्सप्लेन आपको करना है। तो ये भी आपको पता है, स्नो ड्रॉप जो टेड ह्यूज की पोइम है स्नो ड्रॉप, उससे ये लिया गया है। और यहाँ पे आपको पता है इस पोइम में जो पोइट बात कर रहा है, जो विंटर की जो हार्शनेस है, जो डेथ का खतरा रहता है, खासकर जो वीजल, क्रो और वहाँ पे बात हुई है इन दो की, और जो माउस है, वो इन तीनों का जिक्र इस पोइम में ज़्यादा हुआ है कि ये मरने के कगार पे रहते हैं। ये विंटर आती ही इनको लगता है कि हमारी दुनिया जो है वो तंग हो चुकी है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्ड। तो एक मान लीजिए यहाँ सिमिली दिया गया है कि ये अब अगर एक्सप्लेन करना था आपको कहना था कि जो वीजल एंड क्रो है, जो विंटर का जो सीज़न आता है, तो इनमें इस सीज़न में ये जो दोनों जो ये यहाँ पे बर्ड्स हैं, इनकी जो रफ्तार है, जो ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं, उनका जो घूमना फिरना होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। और यहाँ पे मोल्ड इन ब्रास, जब हम मोल्ड करते हैं, ब्रास की बात करते हैं, जैसे एक पुतला बन जाता है, तो ये भी स्टेशनरी हो जाते हैं। वीजल और क्रो इनकी जो सारी जो अदर सीजन्स में, समर में बात करेंगे, यहाँ पे जो मूवमेंट रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या वो अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो सारा कुछ बंद हो जाता है। ये स्टेशनरी हो जाते हैं ड्यू टू द विंटर सीजन के आने से इनकी सारी जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि माउस का कहा गया है, वो भी अपनी गुफा में, अपने जो उसका जो होल होता है उसमें उसकी लिमिट हो जाती है मूवमेंट। तो इन दोनों के साथ भी वही होता है हार्श विंटर की वजह से, ये आप कह सकते थे यहाँ पे। इसके बाद तीसरा जो यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखेंगे, आई लुक्ड अगेन एट हर वोर्न पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू मॉम, सी यू सून अम्मा। तो आपको पता है कमला दास की है उसमें। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, व्हाट चाइल्डहुड फियर्स डू यू थिंक, यहाँ पे देखिए, थिंक द पॉइंट इज रेफरिंग टू इन एबोलाइनिस। तो कौन सा फेयर आपको लग रहा है कि पॉइंट के, तो ये आपको यहाँ से पॉइंट का फेयर क्या रहेगा, इट इज़ द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर। वो जो कमला दास है, अपनी माँ को खोने का डर जो बचपन में हर एक बच्चे को रहता है कि शायद मुझसे मेरी माँ दूर न चली जाए, तो वही फेयर उसको दोबारा आ रहा है, क्योंकि अपनी माँ उसको लगती है कि कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, मरने के कगार पे, उसके चेहरे पे जो रंग था वो थोड़ा मौत का रंग था, वो पेल हो चुकी थी लेट विंटर मून की तरह। तो हम कहेंगे ये जो थॉट है उसको अपनी माँ से बिछड़ने का, तो यही उसको दोबारा सता रहा है। इन लाइन्स में उसी को यहाँ पे दोहराया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर ए नोज एंड रियल यू डैगर्स ऑन हिज टोज, ब्लिंडा वाज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड
Ink and blink chased lines down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in rage. क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द सिमिलीज फ्रॉम। अब बोला सिमिलीज आपको पता है एज यूज होगा, तो पहला वाला यहाँ पे आप देखेंगे एज, यहाँ पे एज देखिए, एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ, यहाँ पे देखिए एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे सिमिली यूज हुई है, देखिए यहाँ पे मस्टर्ड की बात हुई है, मस्टर्ड was as brave as tiger in rage। तो ये दोनों सिमिलीज यहाँ पे है। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ वन। So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul and kindle my will to flame that shall consume their droves of indifference and take the toll of their insults and punishments। I will not। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स एंड पनिशमेंट। इलॉबरेट, आपको इलॉबरेट करना है इस वाले हिस्से को, टेक द टोल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स एंड पनिशमेंट। तो ये वाला हिस्सा करने के लिए आपको पोइम का बेसिक आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखेंगे आप जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे 15 जो है, डू एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, 40 to 60 वर्ड्स आपको करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं What was a curious episode that took place in क्लर्गी मैन स्टडी। तो ये आपको पता है कि क्लर्गी मैन की स्टडी में क्या हुआ, अजीब सी वहाँ पे खनखनाहट थी, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, ये ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आपने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया होगा उसको बुक में कि वहाँ पे उसको क्या लगा कि अजीब सी वहाँ पे पैसे जो थे उनकी खनकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था। तो कौन था वो? तो ग्रिफिन आपको पता है। दूसरा यहाँ पे एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग इम्प्रेडिक्टेबल हाउ। तो मिस्टर किसिंग के बाद जो मैथ टीचर था एनी का, तो वो पहले तो कहते हैं कि एनी कहते हैं कि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। क्या आप कहते हैं कि मिस्टर केसिंग? हाँ, हम कहते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि पहले उसका मूड जो था बिल्कुल वो एक तानाशाह, वो एक सख्त मिजाज का इंसान लगता है कि लास्ट में बिल्कुल वो उन एनी की जो उसने थॉट बनाया था मिस्टर केसिंग के मतलब उसके बिल्कुल मुतबादिल था। उसने उसको बिल्कुल उसके साथ हंसना स्टार्ट कर दिया और वो फिर जोक्स भी बताता था हर क्लास में। ये आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, इसका आंसर भी लिखा होगा। इसके बाद थर्ड, आई नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर एवर हु सेज इट टू वाई। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता ही होगा, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट कंडीशन डज शाइलॉक पुट फोर्थ इफ द डेट इज नॉट पेड इन टाइम। वो शायद भी ये भी टेक्स्ट है, आपका क्वेश्चन आया था, डिस्कस करने की बात नहीं है। और वाई इज मे 10 ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल साउथ अफ्रीका जो नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो मे 10 आपको पता है जो हाँ वो दिन मनाते थे अपनी आज़ादी का। तो इसके बाद नेक्स्ट वन है, वाई डज मिसेस बेनेट थिंक दैट मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश। मॉडल पेपर में भी आया था, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि मिसेस लॉन्ग, क्योंकि वो चाहती थी अपनी मिसेस बेनेट, ख्याल था कि मिसेस लॉन्ग शायद अपनी जो भतीजा उनकी वहाँ पे शादी कर देगी किसके साथ, जो वहाँ पे मिस्टर बिंगली आया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आपके टेक्स्ट में से आए हैं और आप आई होप कि आपने ये बिल्कुल आसानी के साथ किए होंगे इनका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 to 100 वर्ड्स। इसके बाद दोबारा आपको पता है प्ले से लिया गया है। पहला गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेकंड कॉल इन द प्ले द प्रपोजल। पहले मैं मॉडल पेपर में बात कर चुका हूं कि प्रपोजल जो प्ले है, तो इसमें दिखाया गया है कि रशिया में जो उस वक्त जो मैरिज से जो भरोसा उठ गया था, जो इस रिलेशन में एक तकद्दुस होता है, जो एक वहाँ पे एक जिस अजीम नज़र से देखा जाता है इस रिश्ते को हर दुनिया के हर एक कोने में, इस शादी के इस बंधन को, लेकिन रशिया में इस पर भरोसा उठ गया था। लोग या तो अपनी माल दौलत या ज़मीन ज़रात को बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेटस दिखाने के लिए, अपनी स्टेटस में इजाफा करने के लिए शादी करते थे, और यही इस प्ले में दिखाया गया है। तो आपको दिखना है, यहाँ लिखना है गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन दूसरी क्वारल के बारे में यहाँ लिखना था। या दूसरा है डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसका थीम क्या है कि रशिया की जो वहाँ पे जो एक तकद्दुस था मैरिज का, वो खत्म हो चुका। बाकी डिटेल आप होंगी इस प्रपोजल के बारे में, टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये भी तो ये आपने किया होगा आई होप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है लास्ट वन है, डू एनी वन आपको एक करना है ऑफ द फॉलोइंग 80 to 100 वर्ड्स। तो ये भी यहाँ पे देखिए ड्रॉ है कैरेक्टर स्केच ऑफ जेरासिम। जेरासिम का आपको कैरेक्टर स्केच दिखना था, तो जब आपने वो स्टोरी पढ़ी होगा आपको यहाँ पे पता होगा कि वो कितना हलीम काइंड हार्टेड था। उसने जैसे कि उस दो कपल को निकाला गया था उसको नौकरी में लगाने के लिए, लेकिन फिर जब उसको पता चला जेरासिम को, तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। फिर कैसे उसने उसको कहा कि नहीं मैं ये नौकरी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपने जुल्म किया है उन दो को, मेरी जगह खाली करने के लिए निकाल दिया, वो कैसे गुजारा करेंगे, कैसे वो बूढ़े हैं। तो ये सारा कुछ दिखाता है, इसकी काइंडनेस, इसकी ऑनेस्टी, इसकी ट्रूथफुलनेस, ये सारा कुछ आपको लिखना था। जेरासिम का पढ़ाई होगा आपने, तो जेरासिम की राउंड ही जो ये इस कहानी है तो ये रिवॉल्व करती है, तो इसको आपको लिखना था। दूसरा है व्हाट इफेक्ट डिड द कोलैप्स ऑफ रामा राव's बिजनेस हैव ऑन हिम एंड हिज फैमिली। तो आपको पता है रामा राव का जब बिजनेस खत्म हो गया तो उनकी जो माली जो वहाँ पे पोजीशन थी वो बहुत ही खराब हो गई। तो दिन ब दिन वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते गए जो उन्होंने पहले देखा नहीं था। उनके बच्चों पे असर पड़ा, उनकी तालीम तरबियत पे असर पड़ा। तो ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन हु वाज बिशंबर। बिशंबर कौन था? व्हाई डिड बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल। आपको पता है बिशंबर कौन था? जो मैरिज करने वाला था बोली के साथ। हालांकि वो शादी तो लास्ट में जो बोली जब आउटस्पोकन हो गई, जब उसने अपने हक में बोलना स्टार्ट कर दिया तो उसकी तो शादी बिल्कुल वो खत्म हो गई। आपको लिखना हु वाज बिशंबर, व्हाई डिड बोलीज पेरेंट्स। दो पार्ट्स थे, पहले बोलना था बिशंबर कौन था, तो बिशंबर कौन था? ही वाज गोइंग टू बी द हस्बैंड ऑफ बोली बट दैट कुड नॉट हैपन। तो उसके बारे में लिखना था कि वो एक मालदार अमीर लेकिन एजड पर्सन था, जो लालची था, जो दहेज की चाह में बोली के साथ शादी करना चाहता था। और बोली ने क्यों इनकार, तो बोली के पेरेंट्स ने क्यों एक्सेप्ट किया
उसका मैरिज प्रपोजल, आपको ये भी पता होगा क्योंकि बोली के जो पेरेंट्स उनको पता था हमारी जो बेटी है उसके चेहरे पे कुछ दाग धब्बे हैं ड्यू टू चिकन पॉक्स वगैरह, तो वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, उसमें बाकी गुण भी नहीं, उनको लगता था कि जो बाकी बेटी में गुण है खूबसूरती वगैरह वो हमारी बेटी बोली में नहीं है, इसीलिए उन्हें एक तरीके से अपने सर से इस बोझ को उतारने के लिए बिशंबर जो ओल्ड था, जो बिल्कुल लालची था, उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। स्टूडेंट, ये था आपका इंग्लिश का पेपर सीरीज, इसकी जड़ थी, और आई होप कि आपने अपना पेपर अच्छा किया हुआ होगा। अगर बात करेंगे कुल मिला के पेपर बिल्कुल मीडियम लेवल का, ना ज़्यादा ईजी था ना ज़्यादा टफ था, इन बिटवीन था, आपके लेवल का था। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।